13 दिसंबर 2001 की सुबह दिल्ली के लिए आज भी एक आम सुबह थी। रोज की तरह आज भी पार्लियामेंट में नेताओं की दलीलें चल रही थी। तमाम जर्नलिस्ट बाहर खड़े होकर देश में चल रहे मुद्दों पर डिस्कशन कर रहे थे और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी भी ठंडी में तेज धूप का मजा ले रही थी। हर चीज रोज की तरह नॉर्मल चल रही थी। किसी को नहीं पता था कि आज लोकतंत्र के मंदिर में कुछ बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा कि पूरे देश में हड़कंप मचने वाला था। आने वाले पल से अनजान दोनों भवनों में ताबूत घोटाले को लेकर बहस चल रही थी। तर्कों के साथ शुरू हुई संसद की कार्यवाही अब जोरदार हंगामे में बदल चुकी थी, इसलिए स्पीकर ने 40 मिनट के लिए सदन को पोस्टपोन कर देते हैं, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और अपोजिशन की लीडर सोनिया गांधी और उनके काफिले अपने सरकारी आवास के लिए निकल पड़े थे और कई बड़े मंत्री भी अपने घर की ओर निकल पड़े थे। लेकिन अभी भी पार्लियामेंट के अंदर कई बड़े मिनिस्टर मौजूद थे, जिसमें से कृष्णा आडवाणी और सुषमा स्वराज समेत 200 से अधिक मेंबर शामिल थे। संसद में मौजूद सभी मेंबर्स में से कई मेंबर अभी भी सदन में बैठकर अपने कलीग से डिस्कशन कर रहे थे, तो कुछ कैंटीन में तो कुछ लाइब्रेरी में बैठे थे। किसी को भी आने वाले पल का जरा भी अंदाजा नहीं था। इन सभी लोगों के बीच वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी भी अपने सदन को छोड़कर सरकारी आवास के लिए निकलने के लिए तैयार थे। उनके इंतजार में बिल्डिंग के बाहर कई गाड़ियां लाइन से खड़ी थी। संसद के गार्ड की नजर वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी की ओर टिकी थी, जो कि गेट नंबर 1 की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। कृष्णकांत जी को देखकर सभी गार्ड अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन तभी 11:40 पर एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार तेजी से पार्लियामेंट की ओर आती हुई दिखाई देती है। वैसे तो किसी आम आदमी या आम इंसान की गाड़ी को अंदर आना सख्त मना है। कई जगह चेक पॉइंट भी बनाए गए हैं, लेकिन छल की मदद से इस गाड़ी को अंदर लाया गया। दरअसल क्या है कि गाड़ी को चालाकी से अंदर लाने के लिए गाड़ी के ऊपर लाल रंग की बत्ती लगा दी गई थी और उसके विंडो सीट के ऊपर होम मिनिस्टर का स्टिकर लगाकर VIP एंट्री ली गई थी। संसद के अंदर आने तक किसी ने भी इस गाड़ी पर शक नहीं किया, लेकिन संसद के अंदर यह गाड़ी आने के बाद गेट नंबर 1 की ओर तेजी से बढ़ने लगती है, तो CRPF कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने गाड़ी को तेजी से बढ़ता हुआ देखकर कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। कमलेश कुमारी ने हाल ही में पार्लियामेंट के सिक्योरिटी के लिए काम करने वाली ब्रोयो कंपनी को ज्वाइन किया था। जिस वक्त गाड़ी पार्लियामेंट के अंदर आई थी, उसी वक्त कमलेश कुमारी ने सिक्योरिटी राउंड के लिए निकली थी। गाड़ी की रफ्तार और स्पीड को देखकर उन्हें कुछ शक हुआ। अपने शक को कंफर्म करने के लिए उन्होंने वॉच एंड वॉच स्टाफ JP यादव को गाड़ी को रोक करके चेक करने के लिए कहा, लेकिन गाड़ी इतनी रफ्तार में थी कि उसे रोक पाना मुश्किल था। कमलेश कुमारी ने भागकर उस गाड़ी को रोकने के लिए अपने दोनों आर्म्स को खोलकर गाड़ी को रोकने के लिए इशारा करती हैं, लेकिन गाड़ी में बैठे आतंकवादी को कुछ नहीं समझ में आता है, इसलिए गाड़ी तेजी से जाकर वाइस प्रेसिडेंट के कैनवे से टकरा जाती है। इस वक्त तक वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी बाहर आते आते किसी काम की वजह से फिर से वापस पार्लियामेंट के अंदर चले जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के कैनवे से टकराने के बाद गाड़ी पार्लियामेंट में ही एक गार्डन में जाकर रुक गई, जहां पहले से ही एक गार्डनर मौजूद था। आतंकवादी सबसे पहले उस गार्डनर को देख लिए थे और वहां पे कमलेश कुमारी भी तब तक वहां पे पहुंच जाती हैं, इसलिए आतंकवादी जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले कमलेश कुमारी को अपना निशाना बनाते हैं और फिर उसके बाद गार्डनर देशराज को अपना निशाना बनाते हैं। सभी आतंकवादी के पास AK-47 राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर और हैंड गन मौजूद था। इनकी तैयारी से अनजान JP यादव इन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन JP यादव भी अपनी जान को बचाने में असमर्थ रहे। JP यादव को गोली लगने के बाद भी JP यादव अपनी आखिरी सांस लेने से पहले पार्लियामेंट की इमरजेंसी अलार्म को बजा दिए, जिसकी वजह से सभी सिक्योरिटी हरकत में आ गई। प्लान में शामिल हर आतंकवादी के पास एक एक बैग मौजूद था। बैग के अंदर हर तरह के हथियार मौजूद थे। आतंकवादियों का पहला टारगेट था पार्लियामेंट के लॉबी में घुसकर सभी सांसदों को हॉस्टेज बनाना, जिसके लिए वह लगातार हवाई फायरिंग भी करना शुरू कर दिए थे। पूरा पार्लियामेंट गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम उठा था। संसद में मौजूद सभी मेंबर्स को ऐसा लग रहा था कि हमेशा की तरह इस बार भी पार्लियामेंट के बाहर विपक्ष पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं था जब बाहर की सिचुएशन का पता चलने के बाद सभी सांसदों के होश उड़ने वाले थे। ये वही वक्त था जब संसद में मौजूद पार्लियामेंट मिनिस्टर प्रमोद महाराजन की फोन की घंटी बजती है। फोन को उठाते ही उनके होश उड़ जाते हैं। 2 मिनट के लिए तो उनको समझ ही नहीं आता है। फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन सबको देते हैं कि हमारे पार्लियामेंट पे, हमारे संसद भवन पे आतंकवादियों का हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है। ये सुनने के बाद सभी मेंबर के होश उड़ जाते हैं। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, हड़कंप मच जाता है।
सब लोग डर के मारे सहम जाते हैं। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी अपना पहला कदम उठाती है, पार्लियामेंट के दरवाजे और खिड़की को पहले बंद कर देती है। यहाँ पर आतंकवादी कमलेश कुमारी और यहाँ पे जेपी यादव को मारकर 2 और 3 के ग्रुप में बंटकर गेट नंबर 5 की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। गेट नंबर 5 की ओर से हमेशा प्रधानमंत्री का आना जाना होता है। गेट नंबर 5 का एक्सेस ये था कि गेट नंबर 5 से आप डायरेक्ट पार्लियामेंट की लॉबी तक पहुंच सकते थे, लेकिन वहां पे इंफॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी थी जेपी यादव के कारण, इसलिए वहां की जो सिक्योरिटी थी वो वहां का दरवाजा और गेट को पहले ही बंद कर देती है। और ये देखकर आतंकवादी बौखला जाते हैं, इसलिए वह लगातार हवाई फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले से ही घात लगाए बैठे सीआरपीएफ कांस्टेबल संतोष कुमार सभी आतंकवादियों को छलनी कर देते हैं। संतोष कुमार सबसे पहले 2 आतंकवादियों को मारते हैं, लेकिन तीसरा जो आतंकवादी होता है वो अपने बचाव के लिए लगातार AK-47 से फायरिंग करता है, लेकिन सही एक्सेस ना होने के कारण वह उसका निशाना जो है वो बेकार चला जाता है। लेकिन फिर उसके बाद सीआरपीएफ के जो कांस्टेबल संतोष कुमार थे वो अपनी आखिरी गोली से यहाँ पे जो मौजूद तीसरा आतंकवादी था उसको भी मार गिराते हैं। लेकिन अभी तक 3 आतंकवादी मर चुके थे, लेकिन अभी भी 2 आतंकवादी बचे थे। ये दोनों आतंकवादी अलग अलग गेट की ओर फायरिंग करते हुए तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब ये देखते हैं कि हर तरफ का जो गेट है पार्लियामेंट का वो बंद हो चुका है तो ये बौखला जाते हैं। इनमें से एक आतंकवादी दूरदर्शन केबल की मदद से पार्लियामेंट की फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी कोशिश को पुलिस वालों ने नाकाम कर देते हैं और इसको गोली मार देते हैं। लेकिन गोली लगने के बाद भी यह आतंकवादी फिर से खड़ा होता है और ग्रेनेड पुलिस वालों के ऊपर फेंकता है। फेंकने के बाद यह गेट नंबर 5 की ओर तेजी से फायरिंग करते हुए भागता है, लेकिन इसको गेट नंबर 5 की ओर पहुंचने से पहले ही इसको पुलिस वाले मार गिराते हैं। अब तक सभी आतंकवादी मारे जा चुके थे, लेकिन अभी भी संसद पर वार करने वाला एक अकेला आतंकवादी बचा हुआ था और इस आतंकवादी को अब तक ये अंदाजा तो हो चुका था कि अब उसका यहाँ से जिंदा बचकर जाना नामुमकिन है और पार्लियामेंट के अंदर जाने का भी सभी गेट को बंद कर दिया गया है। तो ये पहले गेट नंबर 1 की ओर बढ़ता है और अपने आप को ये सोचता है कि हम गेट नंबर 1 की ओर बढ़कर ज्यादा से ज्यादा डैमेज करें, इसलिए अपने आप को बम से उड़ा लेता है। अब यहाँ पर बम से उड़ाता है तो हर तरफ धुआं और धुआं फैल जाता है, चारों ओर इंसान के जलने की गंध फैल जाती है और मीडिया हर खबर को लगातार टेलीकास्ट कर रही थी। मीडिया के कई साथी भी घायल हो चुके थे। 5 आतंकवादी को मारने के बाद पुलिस वाले और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी अपनी जगह से हिली नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आखिरकार पार्लियामेंट पे कितने आतंकवादियों ने हमला किया है। लेकिन जब लंबे वक्त तक सामने से कोई फायरिंग नहीं होती है तब उसके बाद पुलिस वाले और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बाहर आती है। लेकिन फिर उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर एक लंबी कतार एम्बुलेंस की आकर खड़ी हो जाती है और उससे पूरी भीड़ लग जाती है। फिर उसके बाद हर एक पॉइंट की, हर एक जगह की अच्छे से चेकिंग की जाती है कि कहीं कोई और आतंकवादी तो बचा नहीं है। मीडिया ने भी संसद के बाहर लाइव रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी। हर तरफ पार्लियामेंट हमले की ही बातें चल रही थी। हमले के पूरे 3 घंटे के बाद पार्लियामेंट मेंबर संसद से बाहर लाए गए। करीब 45 मिनट तक चले आतंकी हमले का दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट की सुरक्षा कर्मियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और 5 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि आतंकवादियों के हमले में दिल्ली पुलिस के 6 ऑफिसर्स और पार्लियामेंट सुरक्षा कर्मी के 2 सुरक्षा कर्मी अपनी वीरता और साहस का एग्जाम्पल सेट करते हुए अपने देश के लिए अपनी जान को निछावर कर दिए। हालांकि जिंदगी और मौत की लड़ाई में एक गार्डनर की भी जान चली गई और करीब 18 लोग से ज्यादा लोग घायल हो गए। पार्लियामेंट में हुए आतंकी हमले के बारे में किसी को भी कुछ भी भनक नहीं था। किसी को भी नहीं पता था कि ये 5 आतंकवादी कौन है, कहां से हैं। लेकिन इनके पास से बरामद हुए सामान को ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये किसी और का काम नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान का ही काम है। सभी टेररिस्ट के पास अच्छी खासी मात्रा में ड्राई फ्रूट मिले थे। ये ड्राई फ्रूट सभी संसद को हॉस्टेज बनाने के बाद के लिए रखी गई थी। इनका मकसद ये था कि पार्लियामेंट के अंदर ये बैठकर आराम से हॉस्टेज के जरिए अपनी बातों को भारत सरकार से मनवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में आतंकवादियों के द्वारा लाई गई सफेद एम्बेसडर कार में करीब 30 किलो एक्सप्लोजन मौजूद था, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लोग इस गाड़ी को पार्लियामेंट के अंदर ले जाकर एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करने वाले थे। आतंकवादियों ने भले ही इस अटैक को 13 दिसंबर 2001 को अंजाम दिए, लेकिन इसकी प्लानिंग काफी समय से चल रही थी। तो आइए दोस्तों जरा अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि आखिरकार ये अटैक प्लानिंग कैसे की गई थी। लाल चौक श्रीनगर में अफजल गुरु नाम का एक बंदा एक दुकान में बैठकर चाय पी रहा था और बाहर का मौसम देख रहा था।
तभी उस दुकान में एक और आदमी आता है। वो आदमी आता है, बैठता है, तो फिर दोनों में एक लंबी अच्छी खासी मौसम को लेकर बातचीत शुरू हो जाती है। और उसी बातचीत में वो आदमी अपना नाम तारिक अहमद बताता है। दोनों एक दूसरे से बात करते करते वो दोनों फिर आ जाते हैं कश्मीर के भविष्य पर। काफी लंबी अच्छी खासी उन पे बात शुरू हो जाती है। और इसके बाद इनकी 2 बार और मुलाकात होती है। और फिर जब इनकी तीसरी बार मुलाकात होती है तो तारिक अहमद को बताता है कि वो जैसे मोहम्मद के लिए काम करता है और कश्मीर के हक के लड़ाई के लिए लोगों को भर्ती करता है। और इसके बाद वो अफजल को समझाता है कि अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे तो तुम्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारी पैसे की दिक्कत सारी हल हो जाएगी। ये सुनने के बाद अफजल के मन में लालच हो जाती है और फिर अफजल तारिक अहमद से हाथ मिला लेता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा हम लोग अफजल की जिंदगी पे नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात कर लें कि अफजल का जन्म कब हुआ था, तो अफजल का जन्म 1969 में कश्मीर में ही हुआ था। दोस्तों, अफजल को शुरू से ही लगता था कि कश्मीरी युवाओं के साथ भेदभाव होता है, इसलिए अफजल 1990 में ही अपने पढ़ाई को छोड़ देता है। उन दिनों कश्मीर में यासिन मलिक नाम का आदमी अपने JKAF संगठन में लोगों को शामिल करता था और पाकिस्तान में लोगों को ट्रेनिंग दिलवाया करता था ताकि वो आगे चलकर कश्मीर को भारत से अलग करवा सके। और अफजल भी इस संगठन में जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद 2.5 महीने पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के बाद वापस कश्मीर आता है। कश्मीर आने की जो खबर है, उस टाइम कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो युवा हैं वो पाकिस्तान से वापस आए होते हैं। इस बात की भनक जो है वो आर्मी को लग जाती है, इसलिए आर्मी एक एक करके उन युवाओं को अरेस्ट करना शुरू कर देती है। तो ये देखकर अफजल अपने चचेरे भाई शौकत के पास दिल्ली में भाग जाता है और वहाँ पे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लेता है और वहीं आम जिंदगी जीने लगता है। लेकिन फिर उसके बाद वह फिर से कुछ दिनों बाद कश्मीर वापस लौट आता है। लेकिन इसी दौरान उसकी कश्मीर में तारिक नाम के आदमी से मुलाकात होती है और वह मुलाकात के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। हाथ मिलाने के बाद तारिक उसे कश्मीर में एक पहाड़ पे बने आतंकी कैंप पे ले जाता है। जैसे मोहम्मद का फाउंडर मसूद अजहर दिल्ली की राजधानी पे हमला करना चाहता था, इस कारण गाजी उससे अटैक में मदद चाहता था, क्योंकि वह दिल्ली में काफी समय तक रह चुका था। इसलिए पाकिस्तान से आए आतंकियों का रहने का अच्छा खासा महफूज इंतजाम कर सकता था। अफजल गाजी की बात को मान लेता है और फिर कुछ दिनों बाद दिल्ली में वह अपने चचेरे भाई के पास आता है और उससे इस अटैक के बारे में बताता है और अपने एक अच्छे दोस्त, जो दोस्त होता है उसका नाम गाजी होता है, मतलब इन दोनों को प्लान अटैक के बारे में बताता है। तो वो दोनों भी इसकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये उनको पैसे की लालच देता है। इधर अक्टूबर के महीने में शौकत मुखर्जी नगर बिहार में रहने का इंतजाम करता है। वहीं दूसरे तरफ अफजल गाजी की मुलाकात मोहम्मद नाम के एक आतंकवादी से कराता है, जो इस प्लान को लीड करने वाला था। इसके बाद अफजल मोहम्मद को दिल्ली ले आता है। दिल्ली में अफजल की, शौकत की, गिलानी की और मोहम्मद की तीनों की मीटिंग होती है, जिसमें वो लोग दिल्ली की मुख्य इमारत जैसे US एम्बेसी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और पार्लियामेंट की रेकी करने का फैसला करते हैं। अब तक नवंबर का महीना आ चुका था और नवंबर के महीने में जितने भी ये लोग रेकी कर पाए थे, जो किए थे, मोहम्मद जो हैं वो सैटेलाइट फोन के जरिए यहाँ पे गाजी को बता देते हैं। अफजल एक बार फिर से कश्मीर जाता है। इस बार कश्मीर से 2 चीज लाता है। पहला तो ये था कि 2 आतंकवादी को लाता है। दोनों आतंकवादियों का नाम होता है राजा और हैदर। ये 2 आतंकवादी लाता है और जो दूसरा फरमान ये होता है कि अटैक पार्लियामेंट पे ही किया जाएगा। गाजी का पार्लियामेंट पे अटैक करने का इरादा साफ था। वह चाहता था कि भारत के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्री हैं उनको कैदी बनाया जाए और फिर उनको रिहा करने के बदले में एक ही झटके में वह कश्मीर को भारत से अलग करवा लेता। अब मोहम्मद और बाकी के लोग अटैक को अंजाम देने के लिए सामान खरीदना चालू कर देते हैं। वो लोग 6 सिम कार्ड खरीदते हैं, 5 मोबाइल खरीदते हैं और इसके अलावा वो लोग तिलक बाजार से बम बनाने के लिए 30 किलो अमोनिया नाइट्राइट, 4 किलो सल्फर और एल्युमिनियम पाउडर और 30 किलो का खाली कंटेनर खरीदते हैं। इधर तैयारी करते करते दिसंबर का महीना आ जाता है। दिसंबर के महीने में अफजल एक बार फिर से कश्मीर जाता है और इस बार वो फिर से 2 आतंकवादियों को लाता है, जो होते हैं राजा और हमजा। और इसके बाद जो दूसरा लाया
लाता है 4 AK-47, 3 पिस्टल, 12 मैगजीन और 15 ग्रेनेड अपने साथ लेकर फिर से आता है। अब आतंकवादियों की संख्या 5 हो चुकी थी और इनके पास हर तरह के विनाशकारी सामान मौजूद थे। 11 दिसंबर को अब ये लोग अपना आखिरी सामान यानी कि व्हाइट एम्बेसडर कार को भी केरोल बाग से खरीद कर लाते हैं। अब 13 दिसंबर 2001 की सुबह ये पांचों आतंकवादी भारत को एक बहुत ही बड़ा झटका देने के लिए निकल जाते हैं और इन पांचों आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ने मार गिराते हैं और इनका सपना सपना ही रह जाता है। तो बस दोस्तों, यही थी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।